हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सब लेक्चर्स देखा होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर वाज वेरी इम्पोर्टेंट और आज का जो टॉपिक्स है, पहला टॉपिक बेसिकली वो लास्ट लेक्चर के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोगों का लास्ट लेक्चर पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी मैं थोड़ा एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ऑलरेडी मैंने बोला, ऐसा नहीं कि नया कुछ बोलूँगा, लेकिन फिर भी एक बार। ये था हम लोग का डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड था 2i से मल्टीप्लाइड बाई क्यू। 2i से क्या था? दो चार्जों के बीच का डिस्टेंस था। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोगों ने डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लास्ट क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट में कितना आया था? इट्स 1/4πε0 2p/r³। मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा, जस्ट मैग्नीट्यूड। तो 1/4πε0 ना लिख के सिंपल रखने के लिए मैंने k लिखा। आप लोग 1/4πε0 लिख सकते हैं, मैंने सिंपल रखने के लिए k रखा। ठीक है, मनी मन मुझे याद है कि k की जगह पे 1/4πε0 लिखना है। ये था, प्लीज थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अभी। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने डायरेक्शन भी दे दिया। किशोर किशोर डाइपोल मोमेंट की ओर, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सब कुछ मैंने लास्ट क्लास बोला, ऐसा नहीं कि आज पहली बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट, ये था एक्सियल पॉइंट। नेक्स्ट था डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 1/4πε0 p/r³। और डायरेक्शन किस ओर आया था? डाइपोल मोमेंट के ठीक ऑपोजिट आया था। डाइपोल मोमेंट के ठीक ऑपोजिट आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि P जो है, व्हाट इज P हियर? इट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज P? व्हाट इज P हियर? इट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए थोड़ा ध्यान देना है सिर्फ। हाँ, बहुत इजी, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर से हम लोगों ने लिया एक डाइपोल। पूरा ध्यान, मन लगा के आराम से समझ में आएगा, इजी है। हम लोगों ने लिया एक डाइपोल, -q +q, वही सेम टू सेम डाइपोल। सेपरेशन कितना है? 2i से। दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन क्या है? 2i से। सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ये हुआ डाइपोल, ये हुआ डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को ब्लू कलर का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को निकालना कहाँ पे है? एक्सियल पॉइंट में हम लोगों ने पहले निकाला, हम लोगों ने इक्वेटोरियल पॉइंट में भी निकाला हुआ है। अभी कहाँ पे निकालेंगे? जनरल पॉइंट में, कोई भी एक पॉइंट में। तो हम लोगों ने लिया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट बोलने से तो नहीं होगा, सबसे पहले आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहां पे है, जहां पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस डाइपोल। ड्यू टू दिस डाइपोल वो पॉइंट कहां है? तो आप बोलेंगे वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल है आर वेक्टर। और एक बार, जहां पे हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल क्या है? आर वेक्टर। ठीक है, यहां से यहां तक जो वेक्टर खींचा, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल और विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और एक बात, ये जो पोजीशन वेक्टर है
और डाइपोल मोमेंट है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? थीटा। पोजीशन वेक्टर किसका? सर उस पॉइंट का जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेंथ कितना हो गया? इट्स आर। वेरी गुड। ये लेंथ कितना है? आर। ठीक है, ये वेक्टर क्या है? आर वेक्टर। चलिए, तो अभी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ना, पी वेक्टर, ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है पी वेक्टर, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। बहुत इजी है, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। सो दिस इज पी वेक्टर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर। इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेक किया। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन अगर ब्रेक करेंगे तब तो दो वेक्टर बन जाएगा पी वेक्टर। थोड़ा ध्यान, थोड़ा ध्यान। चलिए, हो गया। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये वाला वेक्टर कौन सा है स्टूडेंट्स? सर इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर। इट इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर। तो ये वाला कौन सा हुआ? ये अगर पी वेक्टर है तो ये क्या होगा? जिस साइड के साथ एंगल उस और कंपोनेंट कॉस। बहुत 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 बार बोला। ये अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर तो इस और क्या वेक्टर होगा? सर इट इज पी कॉस थीटा। और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? जिस साइड के साथ एंगल उधर कंपोनेंट क्या होगा? पी कॉस थीटा। और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? पी साइन थीटा। जो डर गया वो मर गया। सो दिस इज पी वेक्टर, दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर। क्या वो अभी भी है? नो सर, उसको आपने तोड़ के एक तो इधर कंपोनेंट लिखा पी कॉस थीटा और इधर एक कंपोनेंट लिखा पी साइन थीटा। ठीक है ना? तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर, उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। जिस साइड के साथ एंगल उधर कंपोनेंट पी कॉस थीटा और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया? पी साइन थीटा। अभी ये बेसिकली दो डाइपोल बन गया। अभी ये क्या हो गया? दो डाइपोल, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। इजी। अभी हम लोग पी कॉस थीटा पे ध्यान देंगे। अभी हम लोग पी कॉस थीटा पे ध्यान देंगे। पी वेक्टर और नहीं है, पी वेक्टर को तोड़ के हम लोगों ने दो वेक्टर बनाया। वन इज पी कॉस थीटा, एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? पी कॉस थीटा, और एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? पी साइन थीटा। अभी आपको पी कॉस थीटा पे ध्यान देना है। पी कॉस थीटा जो डाइपोल है या डाइपोल मोमेंट है, उसके लिए ये वाला पॉइंट तो एक्सियल पॉइंट हुआ। ध्यान नहीं देंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए, इस डाइपोल के लिए, इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट क्या है? एक्सियल पॉइंट है। तो इसके लिए क्या है? ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट है। इसके लिए ये पॉइंट क्या हुआ? एक्सियल पॉइंट हुआ। पी कॉस थीटा का यहां पे ये पॉइंट क्या पॉइंट हुआ? एक्सियल पॉइंट हुआ। तो एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? सर यहां पे आपने अभी अभी रिवाइज करवा के रखा है, अलोंग द डाइपोल होता है, अलोंग द डाइपोल होता है, अलोंग द डाइपोल मोमेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना लिखेंगे आप? सर इट्स के टू पी लिखेंगे क्या? ये पी के लिए था ना यहाँ पे, और ये तो इसके लिए। ये क्या है? पी है या पी कॉस थीटा है? ये पी कॉस थीटा है। सो इट्स पी कॉस थीटा बाय डिस्टेंस तो वही है। सेंटर से डिस्टेंस क्या है? आर है। सेंटर से डिस्टेंस क्या है? आर है, तो लिखेंगे आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसके लिए यहां पे हो गया। अभी कौन बचा है? सर पी साइन थीटा भी बचा है।
आपने पी को तोड़ के 2 बना दिया था, तो पी कॉस थीटा के लिए निकालने से सिर्फ नहीं होगा, पी साइन थीटा के लिए भी निकालना पड़ेगा। अभी पी साइन थीटा को ध्यान से देखिए, पी साइन थीटा वाला, पी साइन थीटा जो डाइपोल मोमेंट है उसके लिए तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट हुआ, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना। इसके लिए ये पॉइंट क्या पॉइंट हुआ, इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए ना, इसके लिए ये पॉइंट क्या पॉइंट हुआ, इक्वेटोरियल पॉइंट। और सेंटर से सिर्फ अभी पी साइन थीटा को देखिए और किसी को नहीं, सिर्फ पी साइन थीटा को। पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट हुआ, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट में फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होता है, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट। तो डाइपोल मोमेंट तो इसका पी साइन थीटा का इधर है, पी साइन थीटा का तो इधर है, तो यहां पे किस ओर होगा, पी साइन थीटा के ऑपोजिट, मतलब इधर होगा, ठीक है ना। कितना होता है के, इसके लिए ना, तो हो गया पी साइन थीटा, पी के जगह पे लिखेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी साइन थीटा है, ठीक है ना, बाय आर क्यूब। हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, हम लोगों ने पी वेक्टर को तोड़ के 2 बना दिया, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट हो गया और पी साइन थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। तो पी कॉस थीटा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, एक्सियल का फॉर्मूला लगाया, लेकिन ये तो पी नहीं है, ये तो पी कॉस थीटा है, इसलिए पी के जगह पे क्या लिखा, पी कॉस थीटा, ठीक है। और इसके लिए ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट पी है क्या, इसका डाइपोल मोमेंट पी है क्या, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, पी साइन थीटा। तो पी के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब लिखा, पी के जगह पे पी साइन थीटा लिखा, और डायरेक्शन तो ठीक है, एक्सियल पॉइंट में अलोंग द डाइपोल मोमेंट था, एक्सियल पॉइंट में अलोंग द डाइपोल मोमेंट है, और इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट है, ठीक है, वही है, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट है, ठीक है ना। शांत होकर पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ स्टूडेंट्स, इट्स 90 डिग्री, इट्स 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी मुझे इस पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, एक इधर और एक इधर, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है ना, दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके लिए इन टोटल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस पॉइंट पे, अभी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना है, और ये 2 वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने से रिजल्टेंट कैसे होता है, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस क्या था फॉर्मूला, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक वेक्टर और ये वाला दूसरा वेक्टर, ठीक है ना। तो इट्स के ट्वाइस पी cos थीटा बाय आर क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है, implies E equals to kp by r cube whole square, kp by r cube whole square, kp by r cube whole square को कॉमन ले लेते हैं, तो kp by r cube whole square को कॉमन ले लिया, दोनों में है ना, kp by r cube whole square, kp by r cube whole square कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा होल स्क्वायर, इट्स साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 है ना, तो 2 स्क्वायर होगा 4, और कॉस थीटा होल स्क्वायर, इट्स कॉस स्क्वायर थीटा।
ये इसमें स्क्वायर है, ऊपर रूट ओवर है, तो इसको बाहर निकाल के लेके आते हैं, KP बाय आर क्यूब। साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 3 को अलग रखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 4 में से 1 को लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही को यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा तो रह गया, तो लिख लेते 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। आप लोग चाहे तो के जगह पे 1/4πε0 लिख सकते हैं। And what is P? What is P? It's twice A multiplied by Q. या आप लोग बोल सकते हैं it's dipole moment of the dipole. That is distance between the two charges multiplied by magnitude of either of the charge. What is R? सर जहां पे निकाल रहे थे ना हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले थे उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये अगर आर वेक्टर है, यहां से यहां तक अगर आर वेक्टर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आर। एंड व्हाट इज थीटा? सर आर वेक्टर और डाइपोल मोमेंट, पी वेक्टर था ना डाइपोल मोमेंट, उसके बीच में एंगल था थीटा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड निकालना काफी नहीं है इस वेक्टर का। दिस इज द रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालना काफी नहीं है। हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन, मान लेते ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा क्या होगा, tan क्या होता है, इट्स परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है KP sin थीटा बाय आर क्यूब, ये अगर KP sin थीटा बाय आर क्यूब है तो ये क्या है, ऑपोजिट साइड क्या होगा KP sin थीटा बाय आर क्यूब। सो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर व्हिच इज KP sin थीटा बाय आर क्यूब बाय बेस व्हिच इज ट्वाइस KP cos थीटा बाय आर क्यूब। तो बिठाते हैं परपेंडिकुलर, यही है परपेंडिकुलर, इसका जो साइड है वही, ये भी इतना ही है, ये अगर KP sin थीटा बाय आर क्यूब है तो ये भी KP sin थीटा बाय आर क्यूब है। So KP sin theta by r cube divided by this, it's twice KP cos theta by r cube. KP cancel, 1 by r cube cancel, क्या मिला tan alpha equals to sin theta by cos theta, it is tan theta, and 1/2 ये मिला आपको tan अल्फा। जब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आपको tan थीटा पता है, तो यहां से अल्फा निकल के आ जाएगा, यहां से अल्फा निकल के आ गया। मान लीजिए अल्फा निकल के आया, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, अल्फा निकल के आया 30 डिग्री, तो डायरेक्शन कैसे बोलेंगे आप, अल्फा 30 डिग्री हो गया तो डायरेक्शन कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर वेक्टर के साथ 30 डिग्री एंगल बना के इंक्लाइंड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आपने तो अल्फा कैलकुलेट किया यहां से, जब आपको रियल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तब थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आप यहां से tan अल्फा इक्वल्स टू एक वैल्यू मिलेगा, वहां से अल्फा निकल के आ जाएगा। तो अल्फा जब निकाल लेंगे आप, तब आप रिजल्ट को मतलब कैसे बोलेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, जिसका मैग्नीट्यूड है ये वाला, और डायरेक्शन मान लीजिए अल्फा आया 30 डिग्री, तो बोलेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये वाला, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है आर वेक्टर के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, या आर वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाया हुआ है। समझ में आया होगा, बार बार देखिए, थोड़ा थोड़ा पार्ट देखिए, उसको पूरा क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिला के बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है, तो आराम से समझ में आएगा, लेकिन एक एक चीज एक एक वर्ड को समझ समझ के आगे बढ़ना है, और जो जो चीज समझ में आ रहा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक मेरा पूरा क्लियर है, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक मेरा पूरा क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ता हूं, ऐसे। तो स्टूडेंट्स एक बार जस्ट मैं
समराइज कर दूंगा कि मैंने क्या किया यहाँ पे। तो ये था डाइपोल, उसके लिए मुझे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो डायरेक्ट इसके लिए यहाँ पे निकालना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको तोड़ के दो बना दिया, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। कैसे बनाया वो मैंने एक्सप्लेन किया। अभी बन गया दो डाइपोल, एक के बजाय बन गया दो डाइपोल, एक ये और एक ये। इसके लिए ये एक्सियल पॉइंट बन गया। तो एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डाइपोल मोमेंट ही होता है। और इसके लिए ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इस पॉइंट पे। अभी मुझे तो नेट निकालना है। उसके बाद मैंने इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये वाला। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला और मैंने इसका डायरेक्शन भी निकाला। कैसे? मैंने अल्फा निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला और अल्फा निकाला। अल्फा कैसे डायरेक्शन हो गया? मैंने ऐसे बोला कि जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाया हुआ है, तो उससे क्या मिला मुझे? डायरेक्शन मिला। मैं जब बोलूँगा रिजल्टेंट आर वेक्टर के साथ ऐसे अल्फा एंगल बनाया हुआ है, तो आपको तो डायरेक्शन मिल गया। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, कुछ भी मान सकते। मान लीजिए दिस इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, फिक्स्ड है, यहाँ पे माइनस क्यू फिक्स्ड है और यहाँ पे प्लस क्यू फिक्स्ड है। ठीक है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों ओर। यस और नो? ऑब्वियसली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं क्या यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? यहाँ का और यहाँ का सेम होगा? यहाँ का और यहाँ का सेम होगा? यहाँ का और यहाँ का सेम होगा? तो आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आना शुरू हो गया, शायद नहीं होगा, शायद लॉजिक बोल रहा है शायद नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पे सेम हो भी सकता है। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। कैसे? बाय ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये एक फिगर है जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे। इसके चारों ओर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। उससे हम लोग को ये पता चलता है, क्या क्या पता चल सकता है मैं बोलता हूँ। हम लोग प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ। जैसे कि जैसे मैं इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लूंगा, तो मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोल पाऊंगा, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोल पाऊंगा। मैं दो अलग अलग रीजन को देख के, लैंग्वेज पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, दो अलग अलग रीजन को देख के मैं ये बोल पाऊंगा कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, वीक है, या यहाँ पे स्ट्रांग है। या मैं ये चीज भी बोल पाऊंगा कि अगर मैं एक छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम नेग्लिजिबल छोटा सा चार्ज रखूं कहीं पे, तो वो किस पाथ में मूव करना चाहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा, कुछ भी रखा, पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव मान लीजिए, यहाँ पे रखा, दे आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड। मैंने एक फ्री चार्ज रखा, मतलब फ्री मतलब अगर कहीं किसी और मूव करना चाहे तो मूव कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने रखा। तो क्या आप अभी बोल पाएंगे कि वो फ्री चार्ज जो मैंने यहाँ पे रख दिया वो कैसे मूव करेगा? तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब ये पढ़ लेंगे तब कहीं पे एक फ्री चार्ज रखने से वो किस पाथ में मूव करना चाहेगा, वो उसके बारे में भी हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते एक डेफिनेशन लिखते हैं। काफी आइडिया मैंने दिया है, एक डेफिनेशन लिखते हैं। तो किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पहले एक बार सुन लीजिए डेफिनेशन। किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना पड़ेगा। तो किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, उस रीजन में मैं अगर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, ठीक है, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, दिस इज द डेफिनेशन। वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया तो वो तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज अगर फ्री हुआ तो किसी ना किसी पाथ से मूव करेगा, किसी ना किसी कार्व में मूव करेगा। जिस पाथ से मूव करेगा या जिस कार्व में मूव करेगा, उसी कार्व को या उसी पाथ को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है ना? इट इज द कार्व along which a small positive charge would tend to move in presence of would tend to move if free to do so, if free to do so in the presence of electric field। ठीक है, ये वो कार्व है जिसके अलोंग एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाहेगा, अगर उसका मूव करना अलाउ होगा, इफ फ्री टू डू सो, मतलब उसको अलाउ भी तो करना चाहिए। पकड़ के रख देंगे और बोलेंगे जिस पाथ से मूव करेंगे, वो फ्री चार्ज होना पड़ेगा, मतलब जिस और वो मूव करना चाहेगा वो मूव कर पाएगा। तो वो कार्व जिसके अलोंग एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, और मूव कब करेगा? जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? जब उस रीजन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी रीजन में इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर वो फ्री होगा तो किसी ना किसी पाथ से मूव करेगा। उस पाथ को ही हम लोग बोलेंगे, या उस कार्व को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मान लीजिए दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा और वो ऐसे मूव किया, तो ये क्या हो गया? ये वो कार्व हुआ जिस और पॉजिटिव चार्ज मूव किया, तो ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अभी उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज देखेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मान लीजिए दिस इज एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दिस इज एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। ऐसे ही मैंने 3 पॉइंट चूज किया। तो ये क्या है? दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एक ही बात है। तो किसी भी पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, आपको किस चीज का डायरेक्शन चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट में क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस टेंजेंट
will give you the direction of electric field at that point. तो ये क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है. किस पॉइंट में? एट पॉइंट P. सिमिलरली यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है. सिमिलरली यहां पे ये टेंजेंट इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है. ठीक है. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है. ठीक है. अभी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है, ये एग्जाम में भी बहुत आता है. अभी जो इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा मैं, कि क्वेश्चन आता है क्या दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट कर सकता है? क्या दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट कर सकता है? क्या कभी क्रॉस कर सकता है? तो उसका आंसर होता है नो, नेवर. नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट. तो अभी आपके दिमाग में आएगा वाई, यही आता है एग्जाम में कि बोलिए क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता. तो मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर लिया. मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर लिया. ये क्या है सर? दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यहां पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करना होगा मुझे, तो मैं तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा. एक ये हो गया, एक ये वाला टेंजेंट हो गया इस कर्व के लिए, और एक ये वाला टेंजेंट हो गया इस कर्व के लिए. थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. हम लोगों ने माना कि दो फील्ड लाइन ने इंटरसेक्ट किया. दो फील्ड लाइन ने इंटरसेक्ट किया. व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यहां पे तो दो टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल हुआ. एक इस कर्व के लिए ये वाला, और एक इस कर्व के लिए ये वाला. और अभी तो मैंने पढ़ा कि टेंजेंट तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है. इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 2. इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 2. 2 टेंजेंट्स, सो 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज absurd. इट इज नॉट पॉसिबल. एक ही पॉइंट में 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है ना? तो एक ही पॉइंट में तो 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता. लेकिन अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर लेगा तब तो 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. इसका मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. अगर करेगा तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन you will be able to draw 2 tangents, or at the point of intersection there will be 2 direction of electric field, which is absurd, which is not possible. Clear? और प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग. एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं. दिस इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज. दिस इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर चार्ज है तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना पड़ेगा. बहुत इजी. आपको मन ही मन यहां पे छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखना है. यही तो था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. यहां पे अगर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? ये रिपेल होके जा रहा है. समझ में आ रहा है ना? तो जिस पाथ से गया यही हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. मान लीजिए मैंने यहां पे फिर से एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? ये रिपेल होके जा रहा है. यहां पे रखा, 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 रिपेल होके जा रहा है. समझ में आया होगा? तो ये हो गया. ये क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप और देना चाहते हैं और दे सकते हैं, सारा दिन बैठ के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां पे एक चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू तो चार्ज से हुआ, लेकिन खत्म कहां पे जाके होगा? शुरू तो यहां से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू तो यहां से हुआ, खत्म कहां पे जाके होगा? इन्फिनिटी। खत्म कहां पे जाके होगा? इन्फिनिटी। ये कहां जा रहा है? इन्फिनिटी। नेक्स्ट, नेगेटिव के लिए करते हैं, तो गंदा हो गया। नेक्स्ट, एक आइसोलेटेड नेगेटिव के लिए करते हैं। तो मान लेते हैं दिस इज एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, सिंपल। क्या करना है आपको? छोटा सा पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देना है, मन ही मन रखा मैंने छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ये इन्फिनिटी से अट्रैक्ट होकर आया। रखा मैंने छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ये इन्फिनिटी से अट्रैक्ट होके आया, ये इन्फिनिटी से अट्रैक्ट होके आ रहा है, ये इन्फिनिटी से अट्रैक्ट होके आ रहा है, ये इन्फिनिटी से अट्रैक्ट होके आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? आया? तो ये खत्म तो यहां पे आके हुआ, एंड तो यहां पे आके हुआ, लेकिन स्टार्ट कहां पे हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस केस में अगर मैं बोलूं कि स्टार्ट कहां पे हुआ, तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी में स्टार्ट हुआ। समझ में आया? क्लियर? अब पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ रख के देखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ रख के देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है और ये एक फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक बिना ड्रॉ करके दिखाऊंगा। आपने यहां पे रख दिया, मान लेते एकदम यहां पे रख दिया स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, यहां से रिपेल होगा और इधर अट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। यहां से रिपेल होगा और इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये तो रिपेल करेगा और ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। तो बन गया मेरा एक फील्ड लाइन। थोड़ा यहां पे रख देते तो ये रिपेल होके जा रहा था, तभी इसने अट्रैक्ट करना शुरू किया, ये घूम के आ गया। सिमिलरली यहां से रिपेल होके जा रहा था, तभी इसने अट्रैक्ट करना शुरू किया। यहां से रिपेल होके जा रहा था, तभी इसने अट्रैक्ट करना शुरू किया। ये अच्छा नहीं हुआ, देखने में थोड़ा सुंदर होना चाहिए। और एक बात जो हम लोग को याद रखना है स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से नॉर्मली शुरू होता है, परपेंडिकुलरली शुरू होता है। ठीक है ना? जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहां से ऐसे शुरू होगा। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूं, हाँ, यहां से अगर शुरू हुआ तो ऐसे शुरू होगा, परपेंडिकुलरली शुरू होगा। ये सब क्या है? परपेंडिकुलर है। ये सब क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां से शुरू होगा तो ऐसे शुरू होगा। ये सब क्या है? परपेंडिकुलर है। ऐसे शुरू नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हुआ नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होगा। कैसे शुरू होगा? सरफेस से परपेंडिकुलरली शुरू होगा। ठीक है, तो और ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। शुरू भी परपेंडिकुलरली होगा और आके एंड भी परपेंडिकुलरली होगा। तो इतना तो मैं अभी परफेक्शन के साथ ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे होगा, ये घूम के आके इसको रब कर लेता हूं। ये घूम के आ रहा है और यहाँ पे आके घुस रहा है।
ये घूम के आके यहाँ पे आके घुस रहा है, इधर पे एक छोड़ दिया, ये तो इधर ही जा रहा है रिपेल होके, और कहीं से अट्रैक्ट होके इधर से आ रहा है एक, कौन कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे रखा, ये रिपेल होके जा रहा है, दुनिया घूम के ये आ रहा है, यहाँ पे रखा, रिपेल होके जा रहा है, ये घूम के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या ड्रॉ किया मैंने, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। क्लियर हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी यहां से कुछ चीज हम लोग को दिमाग में घुसा के रखना है। एक तो मैंने बोला था, ये सिर्फ यहां से नहीं, ये लास्ट वाले केस में भी सही है और हर एक केस में सही है कि किसी भी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, कैसे निकलेगा, निकलते वक्त परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो यहां से आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू कहां से हुआ, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव से। एंड कहां पे हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, पॉजिटिव से, ये याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। कहां पे शुरू होता है, पॉजिटिव, कहां पे जाके खत्म होता है, नेगेटिव, हमेशा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घूम के ऐसे आ सकता है, आ सकता है ऐसे ना, पॉजिटिव से रिपेल होके जा रहा है, फिर से पॉजिटिव में कैसे आ जाएगा, तो पॉजिटिव से रिपेल होके जा रहा है, नेगेटिव में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि ये गया रिटर्न आ रहा है, ये और ये अलग है, ये जाके खत्म हुआ, ये भी यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे जा रहा है और रिटर्न फिर से यहीं पे आ रहा है, कैसे होगा, जा कौन रहा है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऐसे रिपेल होके जाएगा, फिर से अट्रैक्ट हो जाएगा क्या पॉजिटिव के साथ, नहीं। तो आपको ये चीज याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, वो कभी क्लोज नहीं होगा। कहां पे शुरू होता है, पॉजिटिव में, कहां पे खत्म, नेगेटिव में, तो क्लोज हुआ ही नहीं। शुरू कहां पे हुआ, पॉजिटिव में, खत्म कहां पे हुआ, नेगेटिव, क्या कहते हैं, पॉजिटिव में, तब जाके क्लोज हो गया। या शुरू कहां पे हुआ, नेगेटिव में, क्लोज कहां पे हुआ, नेगेटिव में, तब जाके क्लोज हो गया, ऐसा टाइप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे शुरू होता है, पॉजिटिव, खत्म कहां पे होता है, नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, ठीक है। और उसके पाथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ में कभी ब्रेक्स नहीं रहेगा, वो हमेशा स्मूथ होगा। समझ में नहीं आया, जैसे कि यहां से यहां तक ये एक स्मूथ कर्व है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ब्रेक है, यहां पे ब्रेक है, कैसे होगा। आपका जनरल लॉजिक क्या कहता है कि यहां से यहां तक पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसके बाद फिर से यहां से शुरू होगा। ये तो बेसिकली वो पाथ है ना, ये तो बेसिकली वो पाथ है जिस पाथ में पॉजिटिव चार्ज, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज चला, तो उस पाथ में कैसे ब्रेक हो सकता है, वो तो स्मूथ होगा। ब्रेक समझ में आया ना, जैसे कि यहां पे नहीं है, यहां पे गया, यहां तक है, उसके बाद ब्रेक, यहां तक है, उसके बाद ब्रेक, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा, स्मूथ कर्व्स होगा, विदाउट एनी ब्रेक्स। इट विल स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि किसी एक रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, किसी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, तो यहां ये जो रीजन है, ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे आर वेरी मच क्लोज, और यहां पे थोड़ा दूर दूर है।
या आप बोल सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा डेंस्ड है, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस्ड है। तो ये जो डेंस्ड ज्यादा है, ये समझा रहा है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहां पे जो थोड़ा दूर दूर है, ये समझा रहा है कि इस रीजन के कंपैरिजन में, इस रीजन के कंपैरिजन में यहां पे फील्ड वीक है। ठीक है, इस रीजन के कंपैरिजन में यहां पे फील्ड वीक है। ठीक है, तो जो रिलेटिव क्लोजनेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रिलेटिव क्लोजनेस है, वो ये बात समझाता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। कहीं पे अगर बहुत पास पास है, ये समझाएगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। कहीं पे अगर दूर दूर है, तो ये समझाएगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। और कहीं पे अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ किया हुआ देखते हैं, आप अपना थोड़ा जनरल लॉजिक अप्लाई करके आप खुद आंसर कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं, क्या क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस में कोई चेंज आ रहा है? दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं ऐसे अगर जाता हूं, क्या रिलेटिव क्लोजनेस में कोई चेंजेस आ रहा है? नहीं। तो ये समझाएगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। जैसे कि ऐसे अगर मैं जा रहा हूं, तो मैं स्ट्रॉन्ग से वीक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा हूं, बिकॉज क्लोजनेस थोड़ा कम रहा है। लेकिन ऐसे अगर यहां पे जा रहा हूं, तो क्लोजनेस में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और डायरेक्शन तो आप देख ही सकते हैं कि डायरेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि जो क्लोजनेस है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर और क्लोज होता रहता, जैसे कि यहां पे है, तो हम लोग बोलते कि रीजन धीरे धीरे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। समझ में आया ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते, तो कहीं पे भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला होगा, तो आप देखेंगे कि ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। यूनिफॉर्म मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, दो और सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ले लेते एक सिस्टम जिसमें दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है एंड दे आर फिक्स्ड एट देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगा? यहाँ पे एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, क्या होगा स्टूडेंट्स? रिपेल होके जाएगा। यहाँ पे भी एक रख दीजिए, क्या होगा? रिपेल होके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे रिपेल होके इधर जा रहा था, यहाँ पे रिपेल होके इधर जा रहा था, तो इसका भी इफेक्ट आना शुरू हुआ, तो ये ऐसे मोड़ गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे रिपेल होके जाता, अगर ये वाला नहीं रहता तो ऐसे रिपेल होके जाता, लेकिन इसका भी इफेक्ट आएगा, तो थोड़ा मुड़ गया, ऐसे जाके मुड़ गया, इसका भी रिपल्शन की वजह से। तो ये ऐसे होता है। जैसे कि यहाँ पे और एक दे देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पे रिपेल होके ऐसे जा रहा था कि इसने भी रिपेल करना शुरू किया, ऐसे हो गया। ये क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे रिपेल होके जा रहा था तो इसने भी रिपेल करना शुरू किया, ये ऐसे मुड़ गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सिमिलरली यहाँ पे एक रखेंगे तो रिपेल होके इधर जा रहा था कि इसने रिपेल कर दिया, ऐसे मुड़ गया। सिमिलरली इसके लिए भी होगा। यहाँ पे रखेंगे, रिपेल होके जा रहा था, इसने रिपेल कर दिया, ऐसे मुड़ गया। सिमिलरली सिमेट्री के लिए ऊपर भी होगा।
बहुत इजी है। आप लोग सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, कोशिश करना कि फिगर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप निकालेंगे ना, ऐसे करके निकालेंगे, तो कोशिश करना कि देख के लगे कि निकलते वक्त परपेंडिकुलरली निकला है, निकलते वक्त परपेंडिकुलरली निकला है। अब ये परपेंडिकुलरली क्यों होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे जाके कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि इतना सारा ही फील्ड लाइंस रहेगा, आप चाहेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली आप नेगेटिव के लिए भी सेम टू सेम, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव को हटा के नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज निकल के जा रहा था ना, तो जैसे नेगेटिव रखेंगे सेम टू सेम लाइन होगा, लेकिन ट्रेसेस जो होगा वो उल्टा होगा। मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकल के जा रहा था, अभी तो अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो निकल के नहीं जाएगा, अट्रैक्ट होके आएगा। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके जा रहा है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके जा रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्ट होके आता, अट्रैक्ट होके आता। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप नेगेटिव देके ड्रॉ कर लेंगे ना खुद से, सिर्फ ये सब जो डायरेक्शन है इसको उल्टा कर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक्स देख लेते हैं, क्योंकि वो हम लोग को चाहिए होगा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूरा क्लियर है तो आपको पता है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना, इस पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ जाना है। और अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट उतना क्लियर नहीं है या थोड़ा भूल चुके हैं तो प्लीज़ देख लीजिए इस पार्ट को। सो मान लेते हैं दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज आप सिंपली ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सिंपली आप बी लिख सकते हैं, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या है, थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन देना बाकी है। तो डायरेक्शन में फिलहाल एन कैप लिख लेता हूं, लेकिन ये डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है आप लोगों को पता होगा, राइट हैंड थंब रूल। ए क्रॉस बी है ना, तो आपको ए से बी की ओर राइट हैंड का फिंगर्स को कर्ल करना है, ए से बी की ओर, और आपका एक्सटेंडेड थंब जो होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और एक बार ए क्रॉस बी, डायरेक्शन आपको पता चल चुका है, इस ओर है। अगर मैं बी क्रॉस ए करता, बी क्रॉस ए करता तो बी से ए की ओर घुमाता। सो यू नीड टू कर्ल योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। जैसे कि बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो किस ओर, थंब अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। और ए क्रॉस बी बाहर की ओर। तो अगर मैं बी क्रॉस ए करता तब भी मैग्नीट्यूड लेकिन वही आता, बी ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर दैट इज सेम। तो अब यहाँ पे देख सकते ए बी साइन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है बी ए साइन थीटा वही मैग्नीट्यूड है, ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा तो सेम वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ए क्रॉस बी अगर इधर है तो बी क्रॉस ए इधर है, बी क्रॉस ए तो बी के बाद ए क्रॉस बी ए के बाद बी। तो ये अगर इसको अगर एन कैप लिखेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, इसलिए मैंने लिखा माइनस एन कैप। समझ में आया। तो ये रूल याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट टाइम एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग, ये मान लीजिए पी वेक्टर और ये मान लीजिए क्यू वेक्टर, किस ओर होगा स्टूडेंट्स, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू। सो देखिए पी ऐसा है, क्यू ऐसा है, पी क्रॉस क्यू, पहले वाले से सेकंड वाला छोटा एंगल से घुमाना है, ऐसे नहीं, पी से पी क्रॉस क्यू बोला ना तो पी से क्यू ऐसे घुमाना है,
ऐसे पी से क्यू नहीं घुमाना है, छोटा एंगल से घुमाना है। सो पी ऐसे क्यू ऐसे, पी क्रॉस क्यू बाहर की ओर। समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोगों को मन लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। द टॉपिक इज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। ये क्या है सर? ये तो हम लोग को पता है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल लाइन दिखा रहा हूं ना मैं, मतलब मैं अगर ऐसे जा रहा हूं, ना स्ट्रांग हो रहा है ना वीक हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ रीजियन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना मान लेते हैं? ई वेक्टर। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई वेक्टर। यहां पे ई वेक्टर, यहां पे ई वेक्टर, यहां पे ई वेक्टर, यहां पे ई वेक्टर। और डायरेक्शन क्या है? ये तो ईश्वर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था? फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब भूल जाएंगे वो डेफिनेशन, तब तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस ओर दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इस ओर। इसलिए तो इस ओर दिया हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इस ओर। ठीक है, तो यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो वो किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बहुत सिंपल, अगर पॉजिटिव चार्ज इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर दिया गया, तो नेगेटिव चार्ज किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इस ओर। नेगेटिव चार्ज किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नेगेटिव चार्ज। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम लोग नहीं भूल सकते। इट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज बेसिकली +1। तो अगर मैं बोलूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट्स, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आप बोलेंगे ई वेक्टर, आप बोलेंगे ई वेक्टर। अभी मैं थोड़ा घुमा के पूछूंगा, घुमाना कहा हुआ, अभी मैं पूछूंगा कि इस पॉइंट पे 1 कूलम क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? यूनिट चार्ज मतलब क्या? मैं 1 के बारे में पूछ रहा हूं, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर ई वेक्टर, क्योंकि यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और एक बार, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई वेक्टर, यहां पे ई वेक्टर, यहां पे ई वेक्टर, यहां पे ई वेक्टर, हर एक जगह पे इस रीजन में ई वेक्टर। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई वेक्टर। यहां पे यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ई वेक्टर। यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई वेक्टर। एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलना और यूनिट चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बोलना, एक ही तो बात है। ठीक है ना? सो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार लास्ट टाइम और एक चीज बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दे दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था? फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर डायरेक्शन इधर दे दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इस ओर। तो नेगेटिव किस ओर करेगा? इस ओर। सिंपल। सो दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अभी हम लोग रखेंगे एक डाइपोल। तो मान लीजिए ये है मेरा डाइपोल। ठीक है, दिस इज -q एंड दिस इज +q। ठीक है,
डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन स्टूडेंट्स किस ओर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। सो आप ऐसे पी वेक्टर लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और डाइपोल को जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डाइपोल को जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है? थीटा। So we placed this dipole in this region of uniform electric field such that the dipole moment is inclined to the electric field by an angle of theta. The dipole moment और electric field के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अभी आपको रेस्पॉन्स देना ही है, आपको आपके घर पे बैठ के ही रेस्पॉन्स देना है। स्टूडेंट्स, यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? सर ई वेक्टर। तो यूनिट चार्ज अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ई वेक्टर, तो क्यू कितना एक्सपीरियंस करेगा? वेरी सिंपल सर, इट्स क्यू टाइम्स ई वेक्टर। ये कोई रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? ई वेक्टर, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू कितना एक्सपीरियंस करेगा? अगर 1 कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करता है ई वेक्टर, तो क्यू कूलम कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इट्स क्यू टाइम्स ई। सिंपल। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, तो किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ई। तो क्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्यू टाइम्स ई। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली ये हर एक रीजन में, तो हर एक पॉइंट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ई। तो क्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्यू ई। ये वाला क्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्यू ई। लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक के पूरा बीच में आ चुके हैं, बहुत ध्यान देना है। तो ये वाला चार्ज इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू ई, और ये वाला चार्ज इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू ए। मैंने क्या लिखा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। Because it is positive, it is experiencing force along the direction of electric field, and because it is negative, it is experiencing force opposite to the direction of electric field. ठीक है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पूरा सोचना पड़ेगा। इट्स द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस ओर है उस ओर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर दिया, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इस ओर। तो नेगेटिव होगा तो किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ठीक ऑपोजिट। वेरी इजी। ठीक है, अभी ध्यान देना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स। इस डाइपोल पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? क्यूई। इस डाइपोल पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? क्यूई। These two are equal forces, opposite forces, and their lines of actions are different. थोड़ा ध्यान चाहिए भी। इक्वल है, हाँ। ऑपोजिट है, हाँ। लाइन ऑफ एक्शन सेम है या अलग है? अलग है। एक इस लाइन में एक्ट कर रहा है और एक यहां पे एक्ट कर रहा है। दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। तो दो फोर्स अगर इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है और अलग लाइंस ऑफ एक्शन में एक्ट करता है एक ही बॉडी में, तो उन दोनों फोर्स को हम लोग कहते हैं कपल। क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। दिस टू आर इक्वल फोर्सेस, ऑपोजिट फोर्सेस, एंड द लाइंस ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट। ये इस लाइन में एक्ट कर रहा है और इस लाइन में एक्ट कर रहा है एक ही बॉडी में। सो इन दोनों फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कपल। एंड कपल ऑलवेज एक्सर्ट्स टॉर्क। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये डाइपोल जो है, एक अगर इधर फोर्स लगता है और एक इधर फोर्स लगता है तो ये तो घूम जाएगा। ये डाइपोल तो ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। ये डाइपोल जो है, एक इधर में फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है, तो ये तो ऐसे घूम जाएगा, विच इज बेसिकली उसमें टॉर्क अप्लाई हो रहा है। सो कपल
exerts torque. Couple exerts torque. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, let this be a rod. इसमें एक फोर्स लग रहा है F और इधर पे भी एक फोर्स लग रहा है F. These two are equal, opposite, acting along different lines of action. Acting along different lines of action. So इन दोनों फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? Couple. And couple always exerts torque. Couple always exerts torque. ठीक है? So torque equals to, कपल है तो टॉर्क एक्ट होगा, ये घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, देख के लग रहा है इधर धक्का लग रहा है क्यूई और इधर धक्का लग रहा है क्यूई, तो ये ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज. सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क एक्सर्टेड बाय कपल का फॉर्मूला क्या था? इट्स आइदर ऑफ द फोर्स multiplied by perpendicular distance between the two force. ये है टॉर्क एक्सर्टेड बाय कपल का फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 11. इट्स आइदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो टॉर्क के जगह पे हमने टाउ डाल दिया. आइदर ऑफ द फोर्स, बोथ आर क्यूई, तो डाल देते हैं आइदर ऑफ द फोर्स के जगह पे क्यूई. और अभी बिठाना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स. स्टूडेंट्स, दिस इज वन फोर्स एंड दिस इज अनदर फोर्स, और दो फोर्स के बीच का ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला. ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस वन. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला हुआ. मान लेते हैं इस डाइपोल का लेंथ है ट्वाइस है. इस डाइपोल का लेंथ क्या है? ट्वाइस है. एंड ऑब्वियसली इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो ये निकालना बहुत बड़ा बात नहीं है. साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? इट्स परपेंडिकुलर बाय hypotenuse. So this is the perpendicular. So if this is the angle then this is the perpendicular, जो कि मुझे चाहिए. और hypotenuse क्या है? ट्वाइस है. sin theta is perpendicular by hypotenuse, sorry hypotenuse. So this is the perpendicular and this is the hypotenuse which is twice है. तो मुझे ये वाला कितना मिलेगा? It's twice multiplied by sin theta. तो ये वाला जो डिस्टेंस है विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, क्या आया? इट्स ट्वाइस साइन थीटा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो Q मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस है, Q मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस है, आइदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज. ये क्या था? ये तो डाइपोल मोमेंट P था. Q मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस के जगह पे क्या लिखा? डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P. E के जगह पे लिखा E, साइन थीटा के जगह पे लिखा साइन थीटा. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क. बट स्टूडेंट्स, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना एनफ नहीं है. सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना एनफ नहीं है, डायरेक्शन भी डालना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा 11 का थोड़ा ही बोल पाऊंगा, बट पूरा तो टॉर्क अभी समझाना पॉसिबल नहीं है. तो अगर मान लीजिए एक रॉड है और इस पे ये कपल एक्ट हो रहा है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा. तो क्लॉकवाइज घूमने से, ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, तो उसका जो टॉर्क होगा वो अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, इन दिस डायरेक्शन. और फिर से वही रॉड लिया. अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. ये जो रॉड है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब तो इसमें जो होगा डायरेक्शन वो बाहर की ओर होगा. इस केस में अंदर की ओर, और इस केस में बाहर की ओर होगा. तो अब यहां पे देख लीजिए आप कौन सा होगा. ये क्लॉकवाइज घूमेगा लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा लग रहा है?
यहाँ पे इस ओर लग रहा है, यहाँ पे इस ओर लग रहा है। मान लीजिए दिस इज द डाइपोल, तब तो ये ऐसे घूमेगा, ये तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, हाँ या ना। इसका मतलब टॉर्क किस ओर चाहिए आपको, इस ओर चाहिए। टॉर्क किस ओर चाहिए आपको, डायरेक्शन इस ओर बोलना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब क्या, मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रहेगा। इन वेक्टर फॉर्म पीई साइन थीटा को अगर हम लोग पी क्रॉस ई लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ए बी साइन थीटा ऐसा टाइप, ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी ऐसा टाइप। सो पीई साइन थीटा की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, पी क्रॉस ई। देखते हैं सब मैच हुआ कि नहीं। इस P क्रॉस E लिखा मतलब मैग्नीट्यूड कितना लिखा है, यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है, अभी अभी मैंने रिवाइज करवा के आया। यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है, PE साइन थीटा। दिस इज अ वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, PE साइन थीटा, और डायरेक्शन P क्रॉस E। वो सब चेक करना पड़ेगा, P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E। दिस इज P एंड दिस इज E, PE, P क्रॉस E अंदर, P क्रॉस E अंदर। तो मैच तो हो गया, मुझे तो अंदर ही चाहिए था, क्लॉकवाइज ना, यहां पे क्लॉकवाइज ना। तो टॉर्क किस ओर था, अंदर, और मुझे क्या समझाना था, अंदर ही समझाना था। तो P क्रॉस E लिखने से हो गया, बिकॉज P क्रॉस E अंदर हो गया। P क्रॉस E डायरेक्शन अंदर ही तो है, तो मैच हो गया टॉर्क के साथ। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। मैग्नीट्यूड P मत बोल देना आप लोग, यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है, क्रॉस है। दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, ये क्रॉस है। P क्रॉस E मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है, PE साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है। आप बोलेंगे डायरेक्शन इज अलोंग सर P क्रॉस E, ऐसे बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन इज अलोंग P क्रॉस E मतलब कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम P टू E। सो दिस इज P एंड दिस इज E, सो P क्रॉस E अंदर। और यहां पे आप देखिए, ये क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में टॉर्क किस ओर होता है, यहां पे अंदर। तो आपको अंदर ही बोलना था। अब यहां पे अगर E क्रॉस P लिख देंगे, अगर यहां पे P क्रॉस E ना लिख के E क्रॉस P लिख देंगे, तो मैग्नीट्यूड तो P साइन थीटा ही आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। टॉर्क है आपका अंदर, तो डायरेक्शन भी तो अंदर ही बोलना पड़ेगा। सो अंदर कब आता है, जब हम लोग P क्रॉस E लिखते हैं, P क्रॉस E लिखते हैं तब अंदर आता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा P क्रॉस E। So this is the torque in vector form and this is the magnitude of the torque. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स। तो ये जो डाइपोल है ये क्लॉकवाइज घूमने का कोशिश कर रहा है ड्यू टू द टॉर्क, लेकिन क्या ये ऐसे घूमता रहेगा, क्या ये ऐसे घूमता रहेगा, नहीं, ये ऐसा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के और अलाइन हो जाएगा, अलाइन होने के बाद बंद हो जाएगा। ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अलाइन हो जाएगा, अलाइन होकर बंद हो जाएगा, बिकॉज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे, दिखा देता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मेरा डाइपोल। जैसे ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये घूमेगा, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। मैं P वेक्टर से समझा रहा हूं कि दिस इज माई डाइपोल। आप चाहे तो यहां पे ऐसे लिख भी सकते हो, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो पहले ऐसे था, ठीक है, अभी क्या हो गया, ऐसे। सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन हो गया, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। ऐसे करके अलाइन हो गया, बोथ आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो थीटा कितना हुआ अभी, जीरो, एंड साइन जीरो क्या होगा, जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो टॉर्क कितना हो गया, जीरो। मतलब ऐसे रखा आपने, टॉर्क अप्लाई हो रहा है कितना, P साइन थीटा। जैसे ही ऐसे हो गया
dipole moment and electric field both are along the same direction, and theta is the angle between dipole moment and electric field. और जैसे ये पैरेलल हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 0, बिकॉज बोथ आर along the same direction. और थीटा 0 तो टॉर्क कितना, साइन 0 is 0, टॉर्क 0. मतलब ये जस्ट ऐसे अलाइन होकर रह जाएगा, ऐसे रखेंगे अलाइन होकर ऐसा रह जाएगा. समझ में आया होगा आपको? ठीक है. अभी हम लोग एक लास्ट केस देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कब अप्लाई करेगा और कितना अप्लाई करेगा, मतलब मैक्सिमम टॉर्क कितना एग्जर्ट होगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना एग्जर्ट होगा मेरे डाइपोल पे और कब. तो देखते हैं. फिर से मान लीजिए दिस इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मेरा डाइपोल. तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं, पी वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा हूं. ठीक है. ये है मेरा प्लस क्यू और ये है मेरा माइनस क्यू. अभी आप बोलिए थीटा का वैल्यू क्या है. यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यूई, यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यूई, ये सब ठीक है. लेकिन थीटा का वैल्यू क्या है सर, व्हाट इज थीटा. ऐसे सोचना है, व्हाट इज थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहां पे तो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, दैट मींस थीटा इज 90. थीटा इज 90 हियर. सो टॉर्क क्या होगा, इट्स पी ई साइन 90. और हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क इज पीई, बिकॉज साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 1. साइन 90 का जो वैल्यू है 1, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन. इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन. तो यहां पे अगर मैक्सिमम वैल्यू आता है, यहां पे अगर मैक्सिमम वैल्यू बिठाता हो तो टॉर्क भी तो मैक्सिमम हुआ. यहां पे अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू बिठाता हूं तो टॉर्क भी तो मैक्सिमम हुआ. ठीक है. तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई. और कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, व्हेन माय डाइपोल विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन माय डाइपोल विल बी परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. मैंने मैक्सिमम क्यों लिखा, समझ में आया होगा, बिकॉज टॉर्क इस चीज पे डिपेंड कर रहा है. जब ये मैक्सिमम होगा तब टॉर्क भी मैक्सिमम होगा. ठीक है ना. इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तब टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया, पीई मल्टीप्लाइड बाय 1, इट्स पीई. और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 कब हुआ, व्हेन थीटा इज 90. एंड व्हेन थीटा इज 90 मींस व्हाट इज थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मींस when the dipole will be perpendicular to the electric field, dipole moment will be perpendicular to the electric field. In that case, the torque exerted on the dipole will be maximum, which is equals to PE. Clear? Clear? अभी कुछ स्टूडेंट्स ये पूछता है, सर इस पे नेट फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है. तो स्टूडेंट्स यहां पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है, बिकॉज इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है. किसी भी बॉडी में अगर दो फोर्स एक्ट हो रहा है एंड बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, क्यूई एंड ऑपोजिट, देन नेट फोर्स इज 0. नेट फोर्स इज 0. ठीक है. नेट फोर्स इज 0. लेकिन नेट फोर्स 0 है, अभी भी बोलूंगा नेट फोर्स 0 है, और हमेशा नेट फोर्स 0 ही था इस केस में. लेकिन जब दो फोर्स इक्वल हो, ऑपोजिट हो, लेकिन लाइन ऑफ एक्शंस डिफरेंट हो, लाइन ऑफ एक्शंस डिफरेंट हो, स्टिल नेट फोर्स इज 0. लेकिन उन दोनों फोर्स को कपल कहा जाता है. उन दोनों फोर्स को कपल कहा जाता है. जैसे कि ये एक रॉड है, यहां पे एक फोर्स F लग रहा है, यहां पे फोर्स F लग रहा है. ये दोनों फोर्स कपल है क्या, ना, बिकॉज देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर सेम. Equal, opposite, but their lines of action is same, so they are not couple. ये एक रॉड है, इसमें F लग रहा है, यहां पे भी F लग रहा है. Are they couple? Yes. नेट फोर्स इसमें भी 0, नेट फोर्स इसमें भी 0. लेकिन ये दोनों फोर्स को कपल बोलेंगे. एंड कपल एक्सर्ट्स टॉर्क. कपल एक्सर्ट्स टॉर्क. तो कपल का कंडीशन क्या है, द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, ऑपोजिट, and their lines of action should be different. ऐसे नहीं, different. Clear?